नमस्कार दर्शकों, भारत में आज भी हिंदी साहित्य का एक वरिष्ठ स्थान है। हिंदी साहित्य आज भी एक वरिष्ठ व्यक्ति का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हिंदी साहित्य के माध्यम से घरों घरों में जाने जाते हैं और अपना मैसेज घर घर तक पहुंचा रहे हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको भारतीय हिंदू सम्मान भी दिया गया है और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपकी बात करा रहा हूं जिन्होंने हिंदी साहित्य की अलग पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जगाई है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी एक किताब थी, आपने मराठी का अनुवाद किया था। किस तरह का आपका अनुवाद रहा है और कैसा आपने लिखा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन मराठी से जब हिंदी में आपने किया है तो उसमें किया है? किसी भी पुस्तक का जब अनुवाद किया जाता है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि जो लेखक का मूल भावना होती है उसका दूसरी भाषा में रूपांतरण हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई भाषाओं में उस भाषा का अपना लालित्य होता है, अपना व्यक्त करने का एक विशेष लहजा होता है, कुछ शब्द होते हैं, रचना, उसकी कई बार अनुवाद नहीं भी हो पाता है। लेकिन हमें जो अनुवाद करना होता है वो इस प्रकार से करना होता है कि भावानुवाद, शब्दानुवाद नहीं होता है वो। जैसे शब्दानुवाद अगर होगा तो फिर वो सही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी मूल भावना नहीं आती उसके अंदर। जबकि आपके जो भाव है एक भाषा के अंदर वो दूसरी भाषा में उसी तरह से वही भाव स्थानांतरित करना, इसे अनुवाद कहते हैं। तो उसे अच्छे प्रकार से हम करेंगे तभी वो अनुवाद अच्छा माना जाएगा। आपने अनुवाद किया उस किताब के बारे में कुछ जानकारी? मैंने जो अभी लेटेस्ट जो अनुवाद किया था जिसके लिए मुझे पुरस्कार मिला था 2018 में जो किया था वो है कृतार्थ समय कृतज्ञ मैं। ये मराठी की एक ख्यात साहित्यकार थी मृणालिनी ताई जोशी, श्रीमती मृणालिनी जोशी, मराठी की बहुत जानी मानी लेखिका है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कृतार्थ मी कृतज्ञ मी, अर्थात मैं कृतार्थ हो गई हूँ और मैं लोगों से कृतज्ञ भी हूँ इसके लिए। तो ये उन्होंने एक प्रकार से यह पुस्तक लिखी थी उन्होंने पुणे की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सरस्वती ताई आपटे, इनके जीवन पर वो पुस्तक लिखी गई थी। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया। तो वो कृतार्थ में कृतज्ञ में वो जो सरस्वती ताई आपटे है वो एक ऐसे परिवार से आती थी कि जो बहुत पुराने ज़माने का था। आज से उनका जन्म आज से 100 साल पहले की बात है वो जब हुई। उसके बाद उन्होंने उस समय के वातावरण के बावजूद अपनी नई सोच, अपनी नया जो दृष्टिकोण था वो समाज के सामने रखा। उन्होंने देखा कि समाज में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, असुरक्षित हैं, उनके अंदर उनको मतलब खतरे कई प्रकार से होते हैं। उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उनको आत्मरक्षा का साधन मिलना चाहिए और उनमें एकता उत्पन्न करनी चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से उन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को जो पुणे में उस समय रहती थी उनको संगठित किया और उनमें संस्कार दिए और राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगाई उनके अंदर। फिर उसी प्रकार का काम उन्हीं दिनों वर्धा में लक्ष्मीबाई केलकर करके एक महिला थी वो कर रही थी। तो उन्होंने बाद में उन दोनों ने मिलकर वो अपना संगठन एक में मिला दिया और उसका नाम हुआ राष्ट्र सेविका समिति। तो उसके माध्यम से वो सारे देश में अपना लड़कियों का इकट्ठा करके उनमें एकता निर्माण करके उनके अंदर संस्कार दे के उनमें अच्छी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का काम करती थी। और इस प्रकार से उन्होंने आज उनका काम जो है सारे देश में फैल चुका है। और जो बाद में उस लक्ष्मी ताई केलकर जो थी वो उस राज्य सेविका समिति की संस्थापक पहली प्रमुख संचालिका थी और उनके देहांत के बाद में ये सरस्वती ताई आपटे जो है ये प्रमुख संचालिका बनी। तो इनका ये पुस्तक में तभी से दिया गया है जब वो प्रमुख संचालिका बनी, तब से उस दिन से वो जब उनकी लक्ष्मीबाई केलकर का देहांत हुआ और फिर इनको सूचना आई, ये वहाँ गई, फिर वो संगठन का सूत्र उन्होंने अपने हाथ में लिया। वहाँ से लेकर तो फिर उनकी बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था, फिर इनके जन्म से लेकर तो फ्लैशबैक चलता है पुस्तक में।
प्रकार से पुराना सब उनके बचपन से लेकर, जन्म से लेकर और पूरा विवाह, उनका संसार, परिवार कैसे चला, कैसे कैसे उनका स्वभाव था, कैसे लोगों की मदद करती थी वो, ये सारी बातें उस पुस्तक में आई हैं। तो इस प्रकार से वो पुस्तक है। अनुवाद की बात आई तो शब्दों का आपने बताया कि शब्दों से ज़्यादा उसमें भाव का निहित होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितनी किताबों का अनुवाद लगभग कर चुके हैं और आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मैंने मतलब विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि मेरी जो अभी तक मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, ये 8 की 8 पुस्तकें मेरी जो है स्त्रियों से संबंधित ही है। जैसे मेरी सबसे पहली पुस्तक जो थी वो थी लोकमाता अहिल्याबाई। लोग आप लोग जानते हैं लोकमाता अहिल्याबाई अपने दौर की थी, महेश्वर में उनकी राजधानी थी, होलकर स्टेट की वो शासिका थी और उनको सारे देश में ये एक प्रकार से प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोक के रूप में मानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी शासिका थी। तो उनके जीवन का मैंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था लोकमाता अहिल्याबाई। तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में मैंने कुल 1 पुस्तक का संपादन किया है और फिर 5 पुस्तकें मैंने अनुवादित की है। इस प्रकार से कुल 8 पुस्तकें अभी तक मेरी प्रकाशित हुई है। सबसे प्रिय आपकी कोई सी बुक या किताब? अब वो क्या है, जैसे किसी बाप को या माँ को उसके बच्चे प्रिय होते हैं, वैसे वो आप सभी भेद नहीं कर सकता। जैसे मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करके सभी पुस्तकों को बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। उसके बाद में अब ऐसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सभी के ऊपर मैंने वो किया है और मेरे हिसाब से तो अच्छी बड़ी लिखी है। सभी के ऊपर मेहनत की है जी। जैसे हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं, बचपन से ही हिंदी साहित्य पढ़ना जरूरी भी है और व्यक्ति के निर्माण में हिंदी साहित्य का बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी साहित्य को समझने में बड़ी चूक कर रही है। तो किस तरह से हम हिंदी साहित्य को समझ सकते हैं? क्या है दिक्कत कि हमारे देश में अभी पिछले कुछ वर्षों से जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। मातृभाषाएँ द्वितीय स्थान पे आ गई है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों में आजकल भाषा हिंदी या उनकी मातृभाषा की तरफ पढ़ने का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इसलिए अंग्रेजी साहित्य और वो तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत वो, और इंटरनेट के कारण और टीवी के कारण क्या हो गया कि किताबें वैसे ही लोगों के पढ़ने की वो कम हो गई है। ज़्यादा अच्छा व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही लोग पढ़ लेते हैं और उसके वजह इंटरनेट पे या वो जो किंडल है उस पर सब इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की तरफ उनकी रुचि थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि सभी में नहीं है। बहुत से लोग पढ़ते हैं और आज भी किताबें बिकती हैं, लेकिन ये बात है कि आज से 30-40 साल पहले लिखती होती थी, शायद उसके तुलना में उतना क्रेज अब नहीं रहा होगा। उसकी पुस्तकों की दुकानें भी नहीं है, इस दौर में कम होती जा रही है, लेकिन है किताबें अभी भी। आज भी किताबों का महत्व वही है क्योंकि इंटरनेट पे हम कितनी भी किताब पढ़ ले या ऑनलाइन कितनी भी पढ़ ले तो भी उसका वो मज़ा नहीं है जो एक हाथ में पुस्तक लेके पढ़ने का होता है। एक पुस्तक, छपी हुई पुस्तक जो हाथ में लेके पढ़ते हैं अपन, उसका एक आनंद अलग होता है। और टीवी पे हम क्या होता है कि टीवी पे हम चित्र के रूप में देख लेते हैं, सीरियल के रूप में देख लेते हैं कहानी को, लेकिन उससे हमको हमारा विजुअलाइजेशन जो होता है वो उतना नहीं होता। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में हम उसी कल्पना करते हैं कि वो क्या हो रहा होगा। वो सारी हम एक तरफ पढ़ते हैं, एक तरफ हमारे मस्तिष्क में कल्पना चलती रहती है, विचार चलता रहता है। जबकि देखते हैं, टीवी पे देखते हैं तो सपाट चित्र देखते हैं अपने को, हम उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करते। इसलिए इसके तुलना पढ़ना, किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा वो है मैं कहता हूँ। हिंदी साहित्य को पढ़ा जाना कितना जरूरी है सर? वास्तव में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा जो ये है वो हमारे हिंदी साहित्य के माध्यम से ही हमें मालूम पड़ेगा। हिंदी या भारतीय सभी भाषाओं का जो साहित्य है और वो हमारी ज़मीन से, हमारी जड़ों से जुड़ेंगे तो तभी जुड़ेंगे जब हम हमारा साहित्य, हमारी प्राचीन संपदा, साहित्य संपदा जो है उसको पढ़ेंगे, तभी हम वो कर सकेंगे। हिंदी साहित्य किताबों के माध्यम से भी है, लेकिन जिस तरह से अभी पूरे हिंदुस्तान में डिजिटलीकरण हो रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफोन, इनके माध्यम से तो किताबें कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही हैं। तो क्या इस सिचुएशन में हिंदी साहित्य को जिंदा रखना या लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल हो गया है? कठिन तो है, लेकिन चुनौतियाँ हैं, इसको समझना पड़ेगा। हम
मराठी में हमने एक प्रयोग चालू किया है। वो एक वाचन संस्कृति बढ़े, बच्चे किताबें पढ़े, इसके लिए हमने एक नया प्रयोग पिछले 13 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मराठी अकादमी करके एक संस्था है इंदौर में, इसका अध्यक्ष मैं हूँ। आज के समय में जब लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, इसी प्रकार से लिखने की भी प्रवृत्ति कम होती जा रही है। अभी क्या हो गया है कि हम पत्र लिखते नहीं है किसी को। पुराने ज़माने में लोग बाग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। और आज क्या हो गया, आज तो SMS से हो जाता है, व्हाट्सएप का मैसेज डाल दिया, आपका वो हो गया। आप पत्र लिखने की कला लगभग खत्म होती जा रही है। इसी प्रकार पढ़ने का भी लोगों को चाव कम होते जा रहा है। तो हमने पिछले 13 वर्षों से मध्य प्रदेश मराठी अकादमी इंदौर ये संस्था है, इन्होंने एक ये प्रयास किया है कि लोगों में पढ़ने की ये जागरूक हो और पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े। इसी प्रकार से पत्र लेखन की कला भी मरे ना, इसके लिए हमने पिछले 13 वर्षों से एक प्रतियोगिता कराते हैं। अभिनव वाचक स्पर्धा एवं पत्र लेखन स्पर्धा, ये 2 स्पर्धाएँ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि वाचन स्पर्धा के लिए तो हम एक पुस्तक का चयन करते हैं जो अच्छी रोचक पुस्तक हो, ऐसी पुस्तक इकट्ठा लेते हैं और उसको बहुत नाम मात्र शुल्क पे हम लोगों को बांटते हैं। और उनसे सिर्फ केवल हम उनसे परीक्षा शुल्क लेते, मतलब नॉमिनल रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते, तो किताब उनको लगभग मुफ्त में देते हैं। वो किताबें हम लगभग 1000 पुस्तकें ला के वो बांटते करते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में उसके 15-20 सेंटर्स बनाए हमने, इंदौर के अलावा और भी 8-10 जगहों पे वो होता है। तो वहाँ पे वो एक तो किताब हम लोगों को देते हैं, उनको अवधि देते हैं कि एक माह तक आप उसको किताब पढ़ो, और उसके बाद में उसके बारे में एग्ज़ाम देते हैं। ऑब्जेक्टिव वो रहती है, वो उसमें 100 प्रश्न निकालते हैं और उनको 1 घंटे का समय होता है। तो उसमें को 100 प्रश्न पे टिक लगा के वो देना रहता है। और जो सबसे अधिक नंबर जिनको आते हैं उनको पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसके अलावा हर सेंटर का ही पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार देते हैं। और इस प्रकार से लोगों में वाचन पढ़ने प्रवृत्ति बढ़े। और इसके अलावा जो लोग परीक्षा देने आते हैं उनको हम प्रोत्साहन राशि और देते हैं। इस प्रकार से लगभग 500-600 लोग हर साल परीक्षा में बैठते हैं। और इसके अलावा पत्र लेखन का भी आयोजन करते हैं, पत्र लेखन स्पर्धा भी करते हैं। इसके अंदर लोगों को अपने भाव अभिव्यक्त करने की वो होती है, कोई किसी भी विषय पर वो पत्र लिखते हैं। यह अब पिछले 13 वर्षों से निरंतर चल रही है और लोगों में बहुत लोकप्रिय है स्पर्धा। तो इस प्रकार से अगर प्रयास किए जाए तो वो हम मराठी में करते हैं, लेकिन मेरा सुझाव था कि हिंदी में भी हम करें ऐसा, और इस प्रकार से करेंगे लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर इस प्रकार समाज में कई लोग इस प्रकार के काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से पढ़ने की आदत बढ़ेगी। आपने कहा कि पढ़ने की आदत बढ़ेगी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से किताबों का अनुवाद किया है, आपने किताबें लिखी हैं, तो आपने किताबों में क्या क्या डाला है और क्या नया करने की कोशिश की है? क्योंकि एक साहित्यकार, एक लेखककार का मेन मोटिव ये होता है कि समाज को एक मैसेज देना। तो आपने क्या क्या अपनी किताबों के माध्यम से मैसेज दिया है? मैंने अभी तक जो मेरी 8 पुस्तकें पब्लिश हुई है, सभी में कुछ ना कुछ मैसेज है, और ये सारे लगभग सारी स्त्रियों के बारे में है। उसमें क्या है, जैसे लोकमाता अहिल्याबाई है, उनका तो जीवन आदर्श था, आदर्श जीवन था उनका। इससे सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनको प्रातःस्मरणीय कहते हैं हम। तो उनका सारा जीवन वृत्त मैंने उसके अंदर किताबों में दिया है, तो उसको पढ़ के लोग बात उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो तो अहिल्याबाई का वो था। उसके बाद दूसरा मैंने एक अष्टावधानी नाम का उपन्यास अनुवाद किया था, वो भी अहिल्याबाई के जीवन पर ही है। अष्टावधानी मतलब 8 दिशाओं में सावधान रहना, ऐसा उसका वर्ग है। तो वो अहिल्याबाई ऐसी स्त्री थी कि जो हमेशा सावधान रहती थी। उनको सारे देश दुनिया में क्या हो रहा है उसमें से सब वो निकाल के सारी समस्याओं का निराकरण करके अपने राज्य की सुरक्षा करना, लोगों का भलाई करना, ये उसका काम था। तो उनका जीवन का बहुत आदर्श बहुत अच्छा उपन्यास था, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसका भी अनुवाद किया था। वो प्रभाकर पानट करके मराठी लेखक थे, उनका पुस्तक थी वो, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था। उसके बाद एक पुस्तक थी नए भारत का विमान, वो एक संदीप वासलेकर करके प्रसिद्ध थिंक टैंक है, वो एक विचारक है जो दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े देश जो है, अमेरिका, रशिया, चीन,
जितने भी यूरोप के देश, सारे देशों को वो सलाह देते हैं। तो बम्बई में उनका ऑफिस है, संदीप वासुदेकर करते हैं, और उनका सारी दुनिया की जो समस्या है उनको हल करने के लिए उनके सारे लोगों से मित्रता है। मतलब दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने सब लोग उनको पर्सनली जानते हैं, और वो उनका एक वो है, उनकी एक संस्था है, वो सबको ये करती है। तो वो संदीप वासुदेकर जी ने भारत के बारे में पुस्तक लिखी थी, नए भारत का निर्माण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि भारत में आज़ाद होके भारत को आज़ाद होके उस समय लगभग 60-65 वर्ष हो गए थे। बड़े इतने चीन में उस समय स्वतंत्र हुआ, कई देश स्वतंत्र हुए उस समय, लेकिन उनकी तुलना में, हमारी तुलना में वो ज़्यादा प्रगति कर गए। तो ऐसा क्या कारण है कि हम इतने ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए। तो उन्होंने नए भारत का निर्माण कैसे होगा, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी। तो वो भी देख रहे, भारत माता के बारे में है, तो वो भी एक प्रकार से महिलाओं के कह सकते हैं हम उसको भी। तो वो एक पुस्तक थी मेरी, वो भी बहुत काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई, और बहुत अच्छी पुस्तक थी वो। तीसरी पुस्तक वो थी। उसके बाद मैंने माननीय अध्यक्ष महोदया नाम से एक पुस्तक संपादित की थी। अपने यहाँ की जो लोकसभा के सदस्य थी सुमित्रा ताई महाजन, ये सुमित्रा महाजन 14वीं लोकसभा में जो उन्होंने काम किया, तो उस 5 साल का उनका सांसद के रूप में उन्होंने जो काम किया, उसको सारा मैंने उनका पूरा लेखा जोखा उस पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने लाया था कि हमारे प्रतिनिधि है कैसे काम करती है। तो वो हमने उनका माननीय अध्यक्ष महोदया, मतलब उनके जो भाषण थे लोकसभा में, वो सारे संकलित किए थे। एक वो पुस्तक थी। उसके बाद में मैंने ये 2 पुस्तकें की। वो लक्ष्मीबाई केलकर जो थी इस राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रथम प्रधान संचालिका, उनकी पुस्तक स्त्री शक्ति का साक्षात्कार इस नाम से अनुवाद किया था। वो उनके बेटे ने लिखी थी, और उसका मैंने अनुवाद किया। उसके बाद में ये गुजरात समय पुस्तक जो है, ये हुआ, ये दोनों राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रथम और द्वितीय प्रमुख संचालिका थी, उनके जीवन में है। और उसके बाद में आखिरी पुस्तक जो मेरी 8वीं अभी आई है, वो पिछले दिनों ताई नाम से है। वो अपने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई महाजन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो काम किया, उसके ऊपर मुंबई की एक लेखिका है मेधा किरीट, तो उन्होंने वो पुस्तक ताई के जीवन पर, वो 5 वर्षों का उनका वो कार्यकाल, और उसके कुछ बचपन से उनका जो जीवन था उसको लेते हुए वो किताब लिखी उन्होंने। उसका मैंने अनुवाद किया। जैसा पिछले दिनों अभी 2 महीने पहले ही नितिन गडकरी जी ने इंदौर में इसका लोकार्पण किया था। तो वो इसे 8 पुस्तकें मेरी है, और सभी ज़्यादातर महिलाओं के बारे में है, और उनके माध्यम से समाज में जो प्रेरणा ले सकते हैं अपन। अजय ताई के जीवन में भी एक ऐसी है कि जो महिला जिन्होंने 8 चुनाव लगातार जीते एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर वो उनका जीवन ऐसा आदर्श जीवन था कि उनके बारे में किसी भी कोई दाग नहीं उनके ऊपर, उनके जीवन पर कोई ऐसी आदर्श महिला, उनके बचपन से उनके ऊपर कैसे संस्कार हुए, कैसे वो यहाँ तक पहुँची। एक सामान्य महिला, एक मतलब कोई बहुत राजनीतिज्ञ नहीं थी कभी, वो एक सामान्य परिवार से आई हुई महिला, उनके पद तक पहुँची। उनका क्या था, उनका जीवन कैसा था, वो सारा उस पुस्तक में है। तो वो एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अगर हम इन किताबों को खरीदना चाहें तो कहाँ से खरीद सकते हैं? ये किताबें पुस्तकों की दुकानों पे उपलब्ध है, सभी दुकानों पे लगभग दुकान से मिल सकती है आपको। तो अरविंद जी का कहना है, अगर आपको भी इन किताबों में से कोई किताब पसंद आ रही है तो आप भी ये किताबों की दुकान होती है वहाँ से बिंदास जाकर खरीद सकते हैं। मैं ऐसे ही और वीडियो से आपको अवगत कराता रहूँगा। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों से आपकी बातचीत और परिचय कराता रहूँगा। आप देखते रहिए, तब तक संदीप नागर शो। धन्यवाद।